आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। मोदी के कानून पर जिन्हें भरोसा उनको मुबारक, एमपी में मुस्लिम विधायक का तीखा विरोध। वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में आमने सामने हुए अखिलेश शाह, गृह मंत्री ने कसा तंज तो सपा प्रमुख ने जोड़ लिए हाथ। वक्फ संशोधन बिल पर लोकसभा में बहस, अखिलेश यादव ने बीजेपी को किस मुद्दे पर घेरा। ट्रंप टैरिफ से इस सेक्टर पर लगेगी तगड़ी चोट, हो सकता है सबसे ज्यादा नुकसान। ट्रंप के टैरिफ का सांस थामे कर रही है दुनिया इंतजार, जानिए 3 बातें। 2 दिन में 23 गुना उछल चुका है यह शेयर, हाल में ही हुई थी लिस्टिंग। गाजा में इजरायली नाकेबंदी जारी, दाने दाने को मोहताज है फिलिस्तीनी। ट्रंप और एलन मस्क को लगा तगड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट चुनाव जीत गई कॉफर्ट। और आईपीएल में रहा अनसोल्ड, जिसे किसी ने नहीं खरीदा। मध्य प्रदेश के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के खिलाफ तीखा रुख अपनाते हुए इसे काला कानून करार दिया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मसूद ने कहा कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों का संरक्षण नहीं करेगा, बल्कि एक समाज को परेशान करने का तरीका है। लोकसभा में बुधवार को पेश हुए इस विधेयक पर चर्चा के लिए 8 घंटे का समय तय किया गया है, जबकि राज्यसभा में गुरुवार को इस पर बहस की उम्मीद है। एमएलए मसूद ने कहा, वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो गया है, लेकिन हम इसे काला कानून मानते हैं। यह वक्फ की संपत्तियों को बचाने वाला नहीं है। हमें इन संपत्तियों को संरक्षित करना चाहिए, लेकिन यह बिल ऐसा नहीं करता। उन्होंने आगे कहा, जो लोग इसे लेकर जश्न मना रहे हैं, उन्हें मोदी के कानून पर भरोसा है, उन्हें मुबारक, लेकिन हम इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे। मसूद ने महिला पदाधिकारियों की नियुक्ति को अलग मुद्दा बताते हुए इसकी आड़ में विधेयक को सही ठहराने की कोशिशों को खारिज कर दिया। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश हो गया है। इसे लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और सपा पर पलटवार किया। वहीं केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए लोगों के जवाब दिए। भाजपा सरकार जहां विधेयक को मुस्लिमों के हित में एक सुधारात्मक कदम बता रही, तो वहीं विपक्ष पुरजोर विरोध में उतरा है। विधेयक पेश करते समय कहा, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसा कि बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई। इस पर अमित शाह ने कहा कि सभी पार्टियों को अपने परिवारों से अध्यक्ष चुनना है। कांग्रेस के जमाने में कमेटियां होती थी जो ठप्पा लगाती थी, हमारी कमेटियां लोकतांत्रिक कमेटी है। इस पर अखिलेश ने हाथ जोड़ लिए। म्यांमार में एक सशस्त्र विद्रोही समूह तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी ने कहा कि म्यांमार की सेना के जवानों ने 9 वाहनों के इस काफिले पर मशीन गनों से गोलीबारी की। गोलीबारी की यह घटना उत्तरी शॉन प्रांत में नोग चो टाउनशिप में हुई, जब काफिला यहां से मांडले की ओर जा रहा था। टीएनएलए ने कहा कि रक्षा दल ने म्यांमार की सेना को रूट और राहत सामग्री के वितरण को लेकर जानकारी दी थी। हालांकि सेना ने कहा कि यह नहीं बताया गया था कि यह काफिला यहां से गुजरेगा। सेना ने कहा कि उनकी ओर से गोलीबारी इसलिए की गई थी क्योंकि यह काफिला नहीं रुका था। हालांकि सेना ने दावा किया है कि कोई भी इस गोलीबारी में घायल नहीं हुआ। इस मामले की जांच की जा रही है। आज 2 अप्रैल है और रेसिप्रोकल टैरिफ लागू होने की तारीख है। इस टैरिफ से दुनिया भर के बाजार सहमे हुए हैं और भारत में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो भारत भले ही ट्रंप टैरिफ से सबसे प्रभावित होने वाले देशों में एक है, लेकिन ऑटो, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे प्रमुख सेक्टर आशंका से कहीं बेहतर स्थिति में नजर आ रहे हैं। जबकि इस टैरिफ का सबसे बुरा असर अपैरियल सेक्टर और ज्वेलरी सेक्टर पर हो सकता है। एमके रिसर्च के मुताबिक भारत भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक हो, और इससे भारत के ऑटो और फार्मा सेक्टर पर भी संभावित गहरे प्रभाव पर चर्चा हो रही है, लेकिन असली कमजोरी कहीं और है। एमके की माने तो भारतीय परिधान क्षेत्र अमेरिकी बाजार में अधिक जोखिम में है। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के कपड़ा निर्यात का फिलहाल सबसे बड़ा खरीदार अमेरिका ही है और किसी भी तरह के टैरिफ से इस कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ आने जा रहा है। यही वो संदेश है जो अमेरिकी राष्ट्रपति की ओर से लगातार दिया जा रहा है। लेकिन ये टैरिफ कैसा होगा और कब लागू होगा? जब से वह राष्ट्रपति बने हैं, आयात शुल्क इतनी तेजी से और इतना अधिक बढ़े हैं कि इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो गया है। ट्रंप ने पहले ही चीन से होने वाले आयात, स्टील, एल्यूमिनियम और कनाडा और मैक्सिको से आने वाली कुछ वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा दिया है। अब इसी हफ्ते से कारों पर भारी टैरिफ यानी आयात शुल्क प्रभाव में आने जा रहा है। हालांकि टैरिफ के व्यापक दायरे के बारे में ट्रंप की उस पूरी योजना के सामने आने का अभी भी सबको इंतजार है, जिसका खाका बनाने में उनकी टीम ने पिछले कुछ हफ्तों में काफी मेहनत की है। अमेरिका में कंजर्वेटिव मीडिया कंपनी न्यूज़मैक्स इंक के शेयरों ने आजकल तहलका मचा रखा है। हाल में लिस्ट हुई इस कंपनी ने सिर्फ 2 दिनों में अपने निवेशकों को 23 गुना तक का रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर का इशू प्राइस $10 था, लेकिन सोमवार को यह $125.98 पर यानी कि 1150% प्रीमियर के साथ लिस्ट हुआ। पहले दिन यह शेयर $150 पर बंद हुआ, जो इसके इश्यू प्राइस से 1400% ज्यादा था। मंगलवार को भी इसकी कीमत $265 तक पहुंच गई, जो आईपीओ प्राइस से 2550% ज्यादा थी। हालांकि बाद में यह $233 पर बंद हुआ। इससे निवेशकों को 2230% का शानदार रिटर्न मिला। गाजा में जरूरी चीजों की नाकेबंदी की वजह से 25 बेकरी बंद हो गई है, जिससे खान पान का संकट और बढ़ गया है। इसराइल की ओर से जगह को खाली करने का आदेश जारी होने और बमबारी जारी रहने की वजह से हालात और खराब हो गए हैं, जिसकी जानकारी यूनाइटेड स्टेट के ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर की है। यूएन के ह्यूमन मामलों के समन्वय कार्यालय ने बताया कि गाजा में मानवीय सहायता का निलंबन जारी है, जिससे जरूरतमंद लोगों पर गहरा असर पड़ा है। विश्व खाद्य कार्यक्रम के जरिए सीज फायर के दौरान सहायता प्राप्त 25 बेकरी अब पूरी तरह से बंद हो गई है, क्योंकि आटे और खाना पकाने की गैस की कमी हो गई है। अमेरिकी राज्य विस्कॉन्सिन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी अरबपति एलन मस्क को करारा झटका दिया है। राज्य के वोटर्स ने मंगलवार को स्टेट सुप्रीम कोर्ट के चुनाव में लिबरल सुजैन कॉफोर्ड को चुना। कॉफोर्ड ने कंजर्वेटिव ब्रैड सिमेल को हराया, जिन्हें ट्रंप और मस्क का समर्थन मिल रहा था। सिमेल की हार को ट्रंप और मस्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थन से चुनाव में उतरी कॉफोर्ड की जीत के साथ ही विस्कॉन्सिन सुप्रीम कोर्ट में 4-3 से लिबरल बहुमत कायम है। इस चुनाव को ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर एक शुरुआती जनमत संग्रह के रूप में देखा गया। न्यूजीलैंड के दाएं हाथ के मीडियम पेसर बेन सीयर्स ने आईपीएल में अपना बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रखा था। 18वें सीजन के लिए नवंबर 2024 में हुए मेगा ऑक्शन में किसी भी टीम ने उनमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। नतीजा ये रहा कि 27 साल का गेंदबाज दुनिया की सबसे महंगी टी20 लीग में अनसोल्ड रह गया। अब बेन सीयर्स ने 2 अप्रैल को पाकिस्तान के खिलाफ हैमिल्टन में खेले गए दूसरे वनडे में 5 विकेट लेकर तहलका मचा दिया। बेन सीयर्स के 5 विकेट के दम पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 208 रन पर आउट करके दूसरा वनडे मुकाबला 84 रन से जीत लिया और 3 मैच की श्रृंखला में 2-0 की अजय लीड भी बना ली।